प्रधानमंत्री जी, एएनआई के साथ बात करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार आपको भी। मेरा पहला सवाल होगा ये कि आपने कई भाषणों में कहा है कि 2024 आपका लक्ष्य नहीं है, 2047 है। तो 2047 तक क्या कुछ होने वाला है और क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? मैं समझता हूँ कि 2047 को और 2024 दोनों को मिक्सअप नहीं करना चाहिए, दो अलग चीज़ें हैं। 2047 देश की आज़ादी के 100 साल होंगे। स्वाभाविक रूप से ऐसे जो माइलस्टोन होते हैं वो एक प्रकार से नया उत्साह भरते हैं, नए संकल्प के लिए व्यक्ति को तैयार करते हैं। तो देश के सामने एक अवसर है कि एक कांग्रेस सरकार का मॉडल और एक बीजेपी सरकार का मॉडल, अगर कुछ कमियां होगी तो भी हमारी एफर्ट्स में कमी नहीं रही होगी। दूसरा, मुझे 10 साल में 2 साल तो कोविड की लड़ाई में जाना पड़ा और आफ्टर इफेक्ट भी बहुत था। फिर भी आज हम कंपैरेटिवली देश को स्पीड कहो, स्केल कहो, सर्वांगीण विकास की बात करें तो वो कहें, सर्वसमावेशक विकास की बात कहें तो वो देखें। हर पैरामीटर पे आपको कांग्रेस के मॉडल से एक ऐसा मॉडल नजर आ रहा है कि हाँ, इस रास्ते पर हम चलेंगे इतनी गति से, और गति और बढ़ानी है। मुझे अगले टर्म में गति भी बढ़ानी है और स्केल भी बढ़ाना है। जब आप कहते हैं कि ट्रेलर है, आपके स्पीचेस में कहते हैं अभी तो ट्रेलर है, मैं बहुत कुछ करने वाला हूं, तो एक कस्बा होता है जो थोड़ा नर्वस हो जाता है कि करने क्या वाले हैं मोदी जी। एक वो नर्वस होते हैं जो दूसरे जिनका विश्वास आप पर पूर्ण तरह है, वो सोचते हैं कि हाँ अभी और काम बाकी है और मोदी जी उसे अंजाम देने वाले हैं। तो दोनों के लिए आप अगर हमें बताएं कि विजन क्या है कि 2047 तक किस तरह ये विजन सक्सेसफुल होगा, क्या आपका गेम प्लान है? जब मैं कहता हूँ कि मेरे मन में बहुत बड़े बड़े प्लान है और उसके लिए बहुत बड़े बड़े फैसले हैं, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे निर्णय किसी को डराने के लिए नहीं है, किसी को दबाने के लिए भी नहीं है। मेरे निर्णय देश के सर्वांगीण विकास के लिए है। और इसलिए मैं कहता हूं जो हुआ है वो ट्रेलर है, आपको अच्छा लगा है, लेकिन मैं बहुत अधिक करना चाहता हूं। उस अर्थ में मैं उस बात को कहता हूं। दूसरी बात है कि 2047 का जो विजन का सवाल है, एक तो मैं लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह करके आया हूं और मैं अनुभव करता था कि बार बार चुनाव, आचार संहिता, किसी भी राज्य में चुनाव हो तो मेरे राज्य से 30-40 सीनियर अच्छे अफसर ऑब्जर्वर के नाते जाते थे इलेक्शन ड्यूटी, तो 40-50 दिन तक वो बाहर रहते थे। तो मुझे चिंता रहती थी कि मैं सरकार कैसे चलाऊं, क्योंकि देश में ऐसे चुनाव होते ही रहते और मेरे ऑब्जर्वर जाते रहते। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये इसको वैकेशन नहीं मानता हूँ। मैं चुनाव होगा तो उस पीरियड को वैकेशन के रूप में नहीं लूँगा। मैं अफसरों को पहले से काम देता हूँ, भाई अगली सरकार के लिए ये काम करो, मेरे नेक्स्ट 5 ईयर, और उसके लाइट में मेरे फर्स्ट 100 डेज। तो इस प्रकार से मैंने पूरा डिजाइन बना के अफसरों को काम पे लगा दिया है, क्योंकि मैं 1 मिनट भी गंवाना नहीं चाहता हूँ जी। अब आपको याद होगा 2019 में बहुत कम लोगों को ध्यान रहता है, उस समय भी मैंने 100 दिन का काम दे करके चुनाव के मैदान में गया था, और जब मैं वापस आया आर्टिकल 370 100 दिन में मैंने कर दिया। 3 तलाक से मेरी बहनों को मुक्ति दिला दी, पहले 100 दिन में किया। यूएपीए बिल सिक्योरिटी को लेकर के हमने 100 दिन में कर दिया। मोदी जी, आपने एक टर्म कॉइन किया है जो बहुत ही लोकप्रिय हो गया है, मोदी की गारंटी। अब चुनाव के वक्त
कई लोग कह रहे हैं कि क्या उम्मीदवार जो है वो नॉट इम्पॉर्टेंट है, वोट तो सिर्फ मोदी जी को जा रहा है क्योंकि मोदी जी की गारंटी है। जहां तक गारंटी का सवाल है, मैं मानता हूं नेताओं ने ओनरशिप लेनी चाहिए, जिम्मेवारी लेनी चाहिए। मैं जो बोल रहा हूं मतलब मेरी जिम्मेवारी है, ये कोई करेगा ऐसा करेगा ऐसे नहीं चलता है। और उसमें से मैंने बल दिया है गारंटी का। मैं कमिटमेंट भी करता हूं और उसका मैं ओनरशिप ले रहा हूं। और जब ओनरशिप लेते हैं ना तो देश को भरोसा होता है। आज आप देखिए कि हम जो बात कहते हैं उस पर लोगों का भरोसा है। 370 हटाऊंगा, भले हमें पार्टी का जन्म हुआ तब से हम कह रहे थे, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था, लेकिन हम उस पर पक्के मन से लगे हुए थे। जब मेरा मौका आया मैंने पूरी हिम्मत दिखाई, 370 गई और आज जम्मू कश्मीर का भाग्य बदल गया। 3 तलाक कितने ही चीजों से गुजरा, पॉलिटिकल लीडरशिप डर गई, लोगों को रहा भी इनके पर क्या भरोसा करें। ये तो एक बार एक बोलते दूसरा, लोगों का भरोसा तब बनता है, कहेगा यार ये खुद खड़े रहेंगे, ये खड़े रहेंगे और जाना भी है तो जिम्मेवारी लेकर के जाएंगे कि भाई ये था, मैं सोचा था, नहीं कर पा रहा हूं, मैं जा रहा हूं वापिस। लेकिन भरोसा बहुत बड़ी ताकत होती है और भारत जैसे देश में ये भरोसा को मैं अपनी जिम्मेवारी मानता हूं और इसलिए मैं बार बार गारंटी ये कहता हूं। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी और खासकर मोदी जी एक रंग में ढालना चाहते हैं और अगर 400 सीट जो आप कह रहे हैं अगर वो आ जाता है तो संविधान रद्द हो जाएगा, एक ही भाषा, एक ही रहन सहन, एक ही तरीका होगा और वो है जो मोदी जी कहेंगे। मुसीबत उनकी है कि वो एक सांचे में देश को डालना चाहते हैं। हम तो विविधता की पूजा करते हैं, हम विविधता को सेलिब्रेट करते हैं और मैं हमको हर एक को कहता हूं, जैसे हमने कहा कि भाई डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मातृभाषा में क्यों नहीं बन सकता है। जब मैं मातृभाषा में डॉक्टर इंजीनियर बनने की बात करता हूं मतलब कि मैं मातृभाषा को सेलिब्रेट कर रहा हूं। अब मैं तो विविधता को लाने की कोशिश कर रहा हूं। अब उनको आरोप लगाने हैं, क्या करेंगे। कुछ मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि उन्हें सेंटर से सहयोग नहीं मिलता। दक्षिण के भी कुछ मुख्यमंत्री हैं, आप भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब प्रधानमंत्री हैं पिछले 10 साल में। क्या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर आपके विचार बदल गए हैं जब आप मुख्यमंत्री थे और जब अभी आप प्रधानमंत्री हैं? दरअसल और क्या उन्हें नहीं मिलता सहयोग? मेरा सौभाग्य है कि देश में मैं पहला प्रधानमंत्री ऐसा हूं कि जिसके पास राज्य के मुख्यमंत्री का इतना बड़ा अनुभव रहा है। तो एक मुख्यमंत्री के नाते केंद्र से क्या अपेक्षाएं होती है, केंद्र से क्या तकलीफें होती है, उसको मैंने भली भांति झेला है, समझा भी है और इसलिए मैं कतई नहीं चाहूँगा कि मेरे देश का कोई राज्य, उसका उमंग उत्साह हो विकास का, उस पर कोई रुकावट पैदा हो। अगर रुकावट हटा सकता हूँ और उसमें मैं उनकी मदद कर सकता हूँ वो भी मैं करने के लिए, क्योंकि मुझे देश बनाना है, देश को आगे ले जाना है, तो हमें कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म चाहिए। हमारे यहाँ स्पर्धा होनी चाहिए, तंदुरुस्त स्पर्धा होनी चाहिए विकास की। विपक्ष कहता है कि ईडी, सीबीआई, आईटी, सारे के सारे इदारे जो हैं, इलेक्शन कमीशन को भी जोड़ते हैं वो, कि सारे इदारों पर बीजेपी हावी है और लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं। मतलब दे ऑलरेडी मेकिंग द ग्राउंड कि इलेक्शन जो है वो फेयर नहीं हो सकता। इसमें एक भी कानून मेरी सरकार ने नहीं बनाया, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे इलेक्शन कमीशन। ऊपर से इलेक्शन कमीशन में सुधार किए। आज इलेक्शन कमीशन बनता है तो अपोजिशन भी उसमें होता है। पहले तो प्रधानमंत्री एक फाइल पे साइन करके इलेक्शन कमीशन बना देता था और जो उनके परिवार के साथ निकट जुड़े थे ऐसे ऐसे लोग इलेक्शन कमिश्नर बने थे। ऐसे लोग इलेक्शन कमिश्नर बने थे जो वहां से निकलने के बाद
राज्यसभा के मेंबर बने, उनकी सरकार के मिनिस्टर बने, ऐसे इलेक्शन कमिश्नर बने थे जो कांग्रेस के बाद में कैंडिडेट बने। और इसलिए हम उस लेवल पे प्ले नहीं कर सकते, तो हमारा लेवल प्ले फील्ड हो ही नहीं सकता, हम ऐसे बन ही नहीं सकते। हम अच्छे रास्ते पर जाना चाहते हैं, हम उस रास्ते पर जाना नहीं चाहते। दूसरी बात है, आखिर ईडी सीबीआई कैसे बनी? ईडी वगैरह का आप देखेंगे या इलेक्शन कमीशन, अपने एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और इसलिए कभी ईवीएम का बहाना निकालेंगे, कभी मूलतः पराजय के लिए वो कुछ रीजनिंग अभी से सेट करने में लगे हैं ताकि पराजय उनके खाते में न चढ़ जाए। वो कह रहे हैं लड़े कैसे आप? या तो ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल रहे हैं, या फिर अगर वो आपकी पार्टी में आ गए तो सारे पाप धुल गए। कितने ऑपोजिशन लीडर जेल में हैं? कोई मुझे बताए। और क्या यही ऑपोजिशन लीडर उनके सरकार चलाते थे? या जेल का डर है? हाँ, डर तो पाप का होता है जी, ईमानदार को क्या डर होता है? मेरे यहां भी तो उन्होंने मेरे होम मिनिस्टर सबको जेल में डाल दिया था। दूसरा, ईडी की बात करते हैं। आप गुजरात के बारे में कह रहे हैं जब आप मुख्यमंत्री? हाँ, मैं मुख्यमंत्री था। अच्छा, जो ईडी की बात करते हैं, ईडी ने जितने केसेस किए ना, उसमें से सिर्फ, देश को समझना, सिर्फ 3% ही पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व है जिन पर एक केस हुए हैं। 97% जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, ऐसे लोगों है को हुआ है जो कोई ड्रग माफिया है, कुछ अफसर हैं जो करप्शन करते हैं, कुछ अफसर हैं जो बेनामी संपत्ति बना के बैठे हुए। 97% केस उन पर हुए हैं, जेलों में वो लोग गए हैं। अच्छा, मजा देखिए, ईडी एक स्वतंत्र संस्था को काम कर देना चाहिए, नहीं करने देना चाहिए? बनाई क्यों भाई? 2014 से पहले ये संपत्ति अटैच करने का ईडी को अधिकार है। 2014 से पहले उन्होंने सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की। कौन रोकता था ईडी को भाई? और किसके लाभ में करता? मेरे कालखंड में गलत काम करने वालों की 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच हुई है। क्या ये देश की जनता का पैसा नहीं है? दूसरा आंकड़ा तो आप और हैरान हो जाओगे। 2014 पहले इसी ईडी ने देश में से 34 लाख रुपए, 34 लाख रुपया कैश जब्त किया था। मतलब कि स्कूल बैग में आ जाए इतना पैसा, स्कूल बैग में आ जाए। पिछले 10 साल में हमने 2,200 करोड़ रुपया कैश जब्त किया है, 2,200 करोड़ रुपया कैश जब्त किया है। कहाँ 34 लाख, कहाँ 2,200 करोड़? 34 लाख रुपया एक बैग में आ जाता है, 2,200 करोड़ रुपया सिर्फ करना है तो वो हाथी का छोटा सा ट्रक आता है ना, 70 ट्रक लगेंगे तब जाकर इतना रुपया हमने ईडी ने हमारे यहाँ हमारे कालखंड में है। इसका मतलब ये है कि ईडी सही काम कर रही है, कैश पकड़ा है भाई, लोग पकड़े नहीं, कैश भी पकड़ा है। और मेरा ये कमिटमेंट है जी, मैं ये कन्विंस हूं कि भ्रष्टाचार ने देश को तबाह करके रखा है। हमें देश में से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, पूरी ताकत से लड़नी चाहिए, और ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मेरा ये कन्विक्शन बना हुआ है। प्रधानमंत्री जी, अंत में 2 सवाल पूछना चाहूंगी। एक तो फर्स्ट टाइम वोटर्स, पहले बार जो मतदान करने वाले हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? और दूसरा, जो ईमानदार मध्यम वर्गीय करदाता है, ऑनेस्ट मिडिल क्लास टैक्स पेयर, मिलियंस आर देयर, तो उनके लिए वो क्या उम्मीद कर सकते हैं मोदी 3.0? देखिए, मैं जो विकसित भारत की बात करता हूं, उसके साथ साइमल्टेनियस किसका भविष्य जुड़ा हुआ है? जो आज 20 साल का, 22 साल का है, वो 2047 में है, उसकी पूर्ण जिंदगी का एक कालखंड है एक प्रकार से, तब वो 40, 45, 50 का होगा।
मतलब ये भारत के विकसित भारत बनने की प्रक्रिया और उसकी जिंदगी की प्रक्रिया दोनों साथ है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उसके साथ। ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी आज का जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो 2047 का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बनने वाला। ये बात मैं उसको समझा रहा हूं कि भाई मैं तेरा भविष्य बना रहा हूं, तुम मेरे साथ जुड़ जाओ। आज डेटा मेरे देश का इतना सस्ता है, मैं जानता हूं मेरे देश को आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है, लेकिन सस्ता डेटा का परिणाम है कि मैं देश में डिजिटल रिवॉल्यूशन लाने में मेरे नौजवानों को मैंने ताकत दी है। और जो मिडिल क्लास टैक्स पेयर है उसके लिए जो देखिए, जहां तक टैक्स पेयर है, पहले जो नेट टैक्स कलेक्शन होता था वो 11 लाख करोड़ रुपए होता था। आज नेट टैक्स कलेक्शन 34 लाख करोड़ रुपए हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? उसको भरोसा है कि वो जो पैसा दे रहा है ना, वो सही जगह पे उपयोग हो रहा है, विकास के काम, चोरी लूटफाट में नहीं आया। इसलिए वो विश्वास के कारण देने के लिए आगे आया है। मैं तो हर टैक्स पेयर का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि जो मुझे सपने पूरे करने हैं उसमें टैक्स पेयर जो धन देता है उसी से होने वाला है। और मैं मानता हूं देश की प्रगति के लिए करदाताओं की संख्या बढ़नी चाहिए और करदाताओं पर बोझ कम होना चाहिए। और इसलिए मैं टैक्स पेयर का धन जन कल्याण के काम, इनको कोरिलेट कर करके ही चलना चाहता हूं, ताकि देने वाले को संतोष हो कि मेरे पैसों से ये हो रहा है। ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। और मैं बार बार कहता हूं कि ये जो गरीब के घर की थाली है ना, उसका संतोष का जो पुण्य है ना, उसका हकदार कोई है तो देश का टैक्स पेयर है। मोदी जी, चुनाव के दौरान आपने वक्त निकाला और हमसे इतनी सारी बातें की, उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मेरे देशवासियों से ये फर्स्ट टाइम वोटर्स को मेरी अपील है कि देश के नाम वोट कीजिए। मैं उनको कोई राजनीतिक वोट के लिए नहीं कह रहा, देश के नाम वोट कीजिए। खुद का आने वाला 25 साल के भविष्य के लिए वोट करें, ये मैं उनसे आग्रह करूंगा। दूसरा, मैं देशवासियों का कहूंगा, मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को भी कहना चाहूंगा कि गर्मी बहुत है, धूप में सभी पार्टी के वर्कर दौड़ रहे हैं। मैं सभी पार्टी के वर्कर को कहूँगा, बहुत पानी पीजिए, बहुत पानी पीजिए, दौड़िए, बहुत दौड़िए, लेकिन पानी बहुत पीजिए, ताकि इस धूप में, इस गर्मी में मतदाताओं को भी कहूँगा, कितनी ही धूप क्यों ना हो, आप मतदान अवश्य करें। हो सके तो सुबह जल्दी जल्दी मतदान कीजिए। ये और लोकतंत्र के उत्सव के रूप में चुनाव को मनाएं, यही मेरी प्रार्थना होगी देशवासियों को। अगली चुनाव सर्दियों में कीजिएगा और 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला। आपने सही मुद्दा उठाया। 1 नेशन 1 इलेक्शन हमारा एक कमिटमेंट है। हमने पार्लियामेंट में भी बोला हुआ है, हमने कमेटी भी बनाई थी, कमेटी का रिपोर्ट भी आया है। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन के संबंध में देश में बहुत लोग ऑन बोर्ड आए हैं और देश का बहुत बड़ा लाभ होगा अगर हम इस रिपोर्ट को लागू करवा पाते हैं। जी, धन्यवाद मोदी। नमस्कार, थैंक यू।